हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि घोष बाबू से बात करने के बाद शम्मी अपने कमरे में आ जाती है और जैसे ही बिस्तर पर लेटती है, तकिया सीने से लगाती है तो एक अलग सी खुशबू आती है। ख्याल आता है कि ये तो युक्ति के शैम्पू की खुशबू है। तकिए को और जोर से सीने से लगाकर एक लंबी सांस लेती है। खुशबू अंदर तक चली जाती है। होठों पर अनायास राहत इंदौरी का शेर आ गया था कि एक मुलाकात का जादू कि उतरता ही नहीं, तेरी खुशबू मेरे चादर से नहीं जाती है। फिर खुद पर खींच कर शम्मी ने तकिया उठाकर जोर से दे मारा और बोली, यार ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। अरे ये सूरज, ये भी आलसी हो गया है। 3 दिन से चादर नहीं बदली इसने। सुबह बताती हूँ इसे। शम्मी बेचैन थी और जब किसी तरह से चैन न मिला तो वो बिस्तर से उठ गई। बेनींद बेसुकून कमरे में टहलती रही और फिर अलमारी का ड्रॉर खोलकर देखा तो सिगरेट के डिब्बे निकाल ली। एक सिगरेट निकाल कर सुलगाई और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। 2-4 लंबे कश लिए। अंधेरे का सन्नाटा था। 12 बज रहे थे। बाहर लॉन में छोटे छोटे सोलर लाइट चल रही थी तो लॉन दिखाई दे रहा था। अचानक याद आया कि यार कल युक्ति को यहीं से जाते देख रही थी मैं। और वो पैकेट भी उठाकर मैंने यहीं कहीं फेंका था। कहाँ गिरा होगा। इधर उधर नजर दौड़ाई। नजर नीचे गई तो देखा वो पैकेट नीचे वाली खिड़की की परछत्ती पर गिरा हुआ था। अंदाजा लगाया तो ऊंचाई ज्यादा थी। यार ये तो बहुत ऊंचा है। एक काम करूंगी, सुबह सूरज से कहूंगी उतारने के लिए। और फिर युक्ति का ख्याल आया तो शम्मी खुद पर खींच उठी और बोली, यार ये लड़की पीछा ही नहीं छोड़ रही। खुद नहीं आती है तो उसके ख्याल आ जाते हैं। किसी तरह से चैन ही नहीं लेने देती। क्या करूं इस लड़की का। ये कहते हुए उसने दूसरी सिगरेट सुलगा ली थी। पर शम्मी की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। सिगरेट खत्म कर वो नीचे स्टडी रूम में आ गई कि यार ये तो मुझे चैन ही नहीं लेने दे रही। काम करते हो, जाके कोई किताब पढ़ लेती हूँ, शायद कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, कुछ दिमाग सही हो। स्टडी में जाकर किताबें देखनी शुरू की। शिट यार, कोई किताब भी नहीं पसंद आ रही है। हद हो गई है। ये भी नहीं, करूं क्या। खैर देखते देखते नजर मिर्जा गालिब पर जाटेगी तो वही किताब उठा ली और अपने कमरे में आ गई। एक पेज पढ़ा, फिर सिगरेट सुलगा ली। मानो सिगरेट का कश लिए बिना शायरी दिमाग में घुसेगी नहीं। एक के बाद एक गजलों पर सरसरी निगाह डालते हुए आंखें अटकी तो शम्मी ने पढ़ना शुरू किया कि मुद्दत हुई है यार को महमा किए हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागा किए हुए। मतलब कि अरसा हुआ जब किसी को दिल में बसाया था, जब शराब के प्यालों की खनक से महफिल सजती थी। फिर दूसरे शेर पर नजर गई। मतलब कि दिल का दर्द अब शेर पढ़ पढ़ के भुलाया जा रहा था। या यूं कहें कि एक नाकाम कोशिश की जा रही थी उसे अपने यादों से झटकने की। तो दूसरे शेर की तरफ गए कि भागम दिगर हुए हैं दिल, वो दीदा फिर रकीब,
कि मेरा दिल और मेरी आँख फिर से दुश्मन बन गए हैं। नज़ारा वो ख्याल का शम्मा किए हुए कि एक उसे सोचना चाहता है तो दोस्त की एक नज़र को पाना चाहता है। कि मतलब मेरा दिल और मेरी आँखें फिर से दुश्मन बन गए हैं मेरे। एक उसे सोचना चाहता है तो दूसरा उसकी एक नज़र पाना चाहता है। तीसरा शेर पढ़ा कि दिल फिर तवाइफे को मलामत को जाए, दिल फिर यार की बदनाम गलियों में भटकना चाहता है। खैर इसी तरह वो शायरी पढ़ती गई और एक कोशिश करती रही। मांगे हैं फिर किसी को लबे पाम पर हवस, कि मतलब फिर से किसी को छत के किनारे पर पाने की ख्वाहिश है। जुल्फे सिया रुख पे परेशान किए हुए, मांगे हैं फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फे सिया रुख पे परेशान किए हुए। मतलब कि फिर से किसी को छत के किनारे पर पाने की ख्वाहिश है, उनके काले बालों को चेहरे पर बिखरा हुआ देखने के लिए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही दिमाग होता है, ऐसी ही चीजें चलती रहती हैं। जब हम दर्द में होते हैं या तो रिलेटेड सॉन्ग सुनते हैं या शायरियाँ पढ़ते हैं, जिसको जो पसंद वो वही करता है। एक शेर और उसने पढ़ा कि एक नो बहारे नास को ताके है फिर निगाह, चेहरा फरोगे मय से गुलिस्तां किए हुए। मतलब निगाह फिर से उसके नाजुक बदन बहार को देखना चाहती है, जिसका चेहरा शराब की लालिमा के गुलिस्तां जैसा खिल गया हो। उस रात के वो मंजर ये शेर पढ़ते ही शम्मी की आंखों के सामने नाच गया था। और जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। कि मतलब एक नो बहारे नाच को ताके है फिर निगाह, चेहरा फरोगे मय से गुलिस्तां किए हुए। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। कि मतलब निगाह फिर से किसी नाजुक बदन बहार को देखना चाहती है, जिसका चेहरा शराब की लालिमा से खिलकर गुलिस्तां जैसा खिल गया हो, जहाँ दिन रात बस बैठ कर महबूब को सोचा जाए। और फिर गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से, कि बैठे हैं हम तैयार तूफान किए हुए। कि गालिब हमें आंसुओं के सैलाब से छेड़ने की कोशिश ना कर, हम नहीं बहने वाले, हम तो तूफानों से मुकाबला करने की जिद करके बैठे हैं। पढ़ते पढ़ते सम्मी सोच में पड़ गई थी कि वो भी तो जिद कर बैठी थी कि फिर से उसी आग में नहीं जलेगी, फिर से इन चक्करों में नहीं पड़ूंगी। लेकिन युक्ति से सॉरी तो कहना पड़ेगा ना, ये बेचैनी तो उसी वजह से है। सॉरी नहीं कहूंगी तो ये बेचैनी भी खत्म नहीं होगी। एक एक करके सिगरेट की डिब्बी खत्म कर दी थी उसने। नजरें उठा के घड़ी देखी तो 2:30 से ऊपर का वक्त हुआ था। शम्मी की आंखें बोझिल होने लगी थी। लाइट्स ऑफ कर वो बिस्तर पर लेटी तो 10-15 मिनट बाद उसे नींद आ गई थी। सुबह आँख खुली तब सूरज ने आके दरवाजा पीटना शुरू किया।
शम्मी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सूरज बोला कि अभी तक सो रही हो? नीचे बड़े साहब ने आपके बारे में पूछ पूछ कर जान आफत में डाल रखी है। और अंदर घुसता हुआ बोला कि मिजाज अच्छे नहीं लग रहे हैं आपके, सारी रात सोई नहीं, सिगरेट ही फूकती रही हैं। एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरी थी, कमरे में से भी स्मेल आ रही थी। सूरज ने खिड़कियां पूरी तरह खोल दी थी, रूम फ्रेशनर स्प्रे किया, फिर बोला कि कह देता हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यही बोल देता हूँ क्योंकि काफ़ी देर से आपको बुला रहे हैं। शम्मी कहते नहीं, फिर तो पापा कहीं तबीयत का पूछने ऊपर ना आ जाए, बस उन्हें जाकर कहना आ रही हूँ 10-15 मिनट में। और हाँ, वहाँ खिड़की से एक पैकेट नीचे गिर गया है, उसे उतार देना। सूरज जाकर खिड़की से नीचे देखता है तो कहता है ये यहाँ कैसे पहुँचा? मेरे हाथ से छूट कर गिर गया था गलती से। सूरज शम्मी की तरफ थोड़ी हैरानी से देखता है और फिर कहता है ठीक है, कहकर वो निकल जाता है। 15-20 मिनट में जल्दी जल्दी तैयार होकर शम्मी नीचे आती है और एक ही सांस में कहती है कि गुड मॉर्निंग। सॉरी पापा, आज लेट हो गई, आपको वेट करना पड़ा, रात को काम करते करते लेट हो गया, लेट सोई तो सुबह आँख नहीं खुली, आई एम सो सॉरी। तो होश बाबू कहते हैं कोई बात नहीं, चलो शुरू करो। दोनों ब्रेकफास्ट करते करते फंक्शन का वेन्यू डिसाइड करते हैं और घर की बजाय एक फार्म हाउस चूज करते हैं। फिर शम्मी अपने ऑफिस निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर शम्मी सारी बातें संक्षेप में अशोक से बताती है। ये सुनकर अशोक भी सरप्राइज हो गया था कि उन्होंने दिवाली पार्टी रखी है। उसे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि अंकल ने आखिर ये पार्टी रखी क्यों है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। और स्टोरी में कुछ चीज़ें ज़रूरत के अकॉर्डिंग सुनाई जाती हैं जो उस समय बोरिंग लगती हैं, लेकिन बाद में वही हम आगे चल के स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं। तो कभी कभी कुछ बोरियत भी झेल लेनी चाहिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। बाय बाय, टेक केयर।